मैं डॉक्टर सुरेश यादव आरजे क्लासेस उदयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आपने पिछले वीडियो को इतना लाइक किया, इतना शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे आने वाले इन सभी वीडियो को इसी प्रकार से आप लाइक करें, शेयर करें। इससे हमारी एनर्जी जो होती है और दुगनी होती है। जैसे हमारे लाइक से बढ़ते हैं तो हमें और अच्छा क्रिएटिव दिमाग में आता है कि अपन और भी कुछ अच्छा करें। और कोई भी अगर कमी लगती है या फिर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें आप, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का या रुधिर स्कंदन। बात करें अपन, ये है क्या चीज रुधिर स्कंदन। जैसे अपने कहीं पर चोट लगती है तो थोड़े समय पश्चात ही क्या हो जाता है, अपने वहां से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहां से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड फ्लो जो होते हैं, जैसे चोट लगती है ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो कुछ समय पश्चात में क्या होता है, वो वापस से बंद हो जाता है। वो बंद क्यों होता है? वो होने के लिए क्या होता है कि जो जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ घाव है, वहां पर कौन सा है, एक फाइब्रिन नाम की प्रोटीन का आवरण बन जाता है। फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है बाहर से, जैसे इस तरह से यहाँ पर कोई घाव हुआ है, वुंड हुआ है, तो क्या करते हैं, यहाँ से फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है वो एक नेटवर्क बना लेती है, छोटा सा जाल बना लेती है। और ये जाल में क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेटलेट्स आकर के इसमें फंस जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कंपल्सन जो होता है, ब्लड जो होता है आरबीसी वगैरह जो बाहर आना कम हो जाती है। केवल हल्का सा प्लाज्मा आता है, और प्लाज्मा के अंदर क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स और चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, बाहर आने को हल्का पीले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म होती कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जमा क्या है अपने पास में, फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिन प्रोटीन जमी है, जिसकी वजह से क्या होती है, नेटवर्क बन गया ऐसा। अब फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है किससे बनती है, फाइब्रिनोजन से बनती है। और फाइब्रिनोजन कहाँ पाया जाता है, अपनी पहली बात हो चुकी है। इससे पहले वाले वीडियो में अपनी स्टार्टिंग में ब्लड कंपोजिशन जो पढ़ रहे थे, उस दौरान अपन देखा था कि फाइब्रिनोजन जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन एक प्रकार की। समझ आ रही बात? अब ये फाइब्रिनोजन जो है वो किसमें चेंज होती है, फाइब्रिन में बनती किससे ही है, एक प्रोटीन होती है थ्रोम्बिन। अपन ने कहा था कि बहुत हल्क मात्रा में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये थ्रोम्बिन जो होती है वो किससे बनती है, प्रोथ्रोम्बिन से बनती है। अब ये कैसे एक्टिव होती है, प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो बॉडी के अंदर या ब्लड में जो है प्लाज्मा में ऐसे ही रहती है उस दौरान। अब क्या करते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन जो होती है, जैसे थ्रोम्बिन में एक्टिव होती है, तो थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में चेंज कर देती है और ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये फाइब्रिनोजन जो है, प्रोथ्रोम्बिन जो है, सुनिए, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में एक्टिव होता कैसे है। जैसे मान लेते हैं कि अपने प्लेट जैसे जहाँ से घाव होता है, जहाँ से वुंड होता है, अपने रप्चर होता है, कोई सेल्स टिश्यूज रप्चर होती है, तो वहां से क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स जैसे टूटती हैं तो प्लेटलेट्स में टूटते ही क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर जो 7th और 10th जो होता है उनको एक्टिव कर देता है। ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर, मतलब रुधिर स्कंदन कारक होते हैं। रुधिर स्कंदन कारक कौन कौन से काम आ रहे हैं इसके अंदर, 7th और 10th काम आ रहे हैं। साथ साथ में कैल्शियम आयन भी क्या करता है, इसमें काम आता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो एक कारक 8, 7th, 10th और कैल्शियम इन सबके साथ मिलकर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेता है। अब प्रोथ्रोम्बिन जो अपने बॉडी में पहले से रहती है, तो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज करता है, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन किसमें एक्टिव करता है, इसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। और फाइब्रिन आकर एक ऐसा नेटवर्क बना लेती है, इस प्रकार से नेटवर्क बना लेती है। इस दौरान भी कैल्शियम काम आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ब्लड कोगुलेशन में कौन सा आयन जो होते हैं काम आ रहा है, तो कौन सा आयन काम आ रहा है, कैल्शियम आयन। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, है क्या कहानी। जैसे मान लेते हैं कि अपने कहीं पर चोट लगी है, ऊतक की क्षति हुई है, वहां कहीं पर वुंड हुआ है, कहीं रप्चर हुई है, टिश्यू जो सेल्स वगैरह रप्चर हुई है, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ जैसे होगा तो उस कंडीशन में वहां पर प्लेटलेट्स होगी। अब प्लेटलेट्स जैसे ही इन्वायरमेंट के संपर्क में आती है, मतलब वातावरण के कांटेक्ट में आती है, तो वो टूट जाती है। टूटते क्या बनता है, उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में जाकर क्या करता है, रुधिर स्कंदन कारक 7th और 10th जो होता है उसको एक्टिव करता है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। अब वो क्या करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है वो बनकर के तैयार हो जाता है। और जैसे ही अपने प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है। किसमें, थ्रोम्बिन में एक्टिव करता है। अब थ्रोम्बिन एक प्रोटीन जो करती है, जो अपनी बॉडी में उपस्थित जो फाइब्रिनोजन जो है उसको फाइब्रिन में चेंज करती है। ये इसका इनएक्टिव फेज है, ये भी इसका इनएक्टिव फेज है, जो इसमें एक्टिव होता है किसकी सहायता से, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की सहायता से। अब ये क्या करता है, इसको फाइब्रिनोजन जो होता है इनएक्टिव फेज में रहता है और ये घुलनशील होता है। सही बात कहा जाए तो ये क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, अपने ब्लड में सोल्यूबल प्रोटीन है ये। समझ आ गई बात। अब जैसे ही थ्रोम्बिन जो होता है इस फाइब्रिनोजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनता है, फाइबर बनाने का काम करता है और एगुलेंसी फाइबर बना देता है। एगुलेंसी फाइबर क्या करते हैं, कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करते हैं, फाइब्रिन तंतु मतलब ये वाले जो फाइबर थे वो, और फिर उसके बाद में क्या होती है, ब्लड कार्बोसेल्स आकर के उसमें ऐड हो जाती है।
तो जैसे ही ये फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है ऐसा नेटवर्क बनाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये ब्लड कार्बोसेल्स होती है जो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और यहाँ पर आकर के जमा हो जाती है। अब इस तरह से क्या होता है, ये ब्लड जो होता है वो बल्क में फ्लो नहीं होता है, बाहर की तरफ ब्लड, इसका जो ब्लड बाहर की तरफ नहीं आता है। तो उस दौरान क्या होता है, केवल प्लाज्मा हल्का हल्का सा बाहर आता है, फिर थोड़ी देर बाद वो भी जम करके बिल्कुल हीलिंग कर लेगा उसकी। टॉपिक है अपना हार्ट, और इसके अंदर अपन मेनली दो चीज पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेसल्स जो हृदय से निकलकर संपूर्ण शरीर के अंदर जाती है उन्हें रुधिर वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहते हैं। और दूसरा जो है वर्किंग ऑफ हार्ट, किस प्रकार से हृदय जो है वो हृदय में उपस्थित ब्लड जो है पूरे शरीर में डिफ्यूज होता है, इसको अपन यहाँ पर करेंगे। आज का अपना टॉपिक है ब्लड वेसल्स। टॉपिक है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां जो है मेनली टू टाइप्स की होती है, पहला है आर्टरी और सेकंड है वेन्स। जो आर्टरी जो होती है, अब इनमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसको आर्टरी कहेंगे, किसको वेन्स कहेंगे। तो काफी बार ऐसा इस तरह से स्टूडेंट को जुनून में रहता है कि जो शुद्ध रुधिर लेकर के जा रही है वो आर्टरी होगी, वेन्स होगी, इस तरह से हर कुछ ही बनाते रहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो इनकी डेफिनेशंस है वो क्या है, आर्टरी जो है वो हमेशा, धमनी जो है वो हमेशा क्या करती है, हृदय से रुधिर को जो है वो सिस्टम के बाहर लेकर के जाती है। वो प्योर ब्लड भी हो सकता है, इम्प्योर ब्लड भी हो सकता है। इसी प्रकार से वेन्स जो है वो क्या करती है, वो सिस्टम से ब्लड को एकत्रित करती है, कलेक्ट करती है और कहाँ ला करके डालती है, अपने हार्ट के अंदर ला करके डालती है। वो लाया हुआ ब्लड जो है वो कैसा हो सकता है, प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें तो अपन मान लेते हैं अपने हाथ में आर्टरी और वेन्स दे दी जाए, तो अपन कैसे पहचानते हैं उस चीज को, देखो समझने की कोशिश करना। इसके अंदर जो है वाल्व, कपाट जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब कपाट एब्सेंट का मतलब क्या है, एक नलिकानुमा संरचना है और इधर इस तरह से ये भी एक नलिकानुमा संरचना है। यहाँ वाली नलिका जो है इसमें इसी प्रकार से कोई इसमें प्रोजेक्शंस नहीं है, मतलब जो है इनका इंटरनल पार्ट जो होता है, म्यूकोसल पार्ट जो होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, इनके कोई प्रोजेक्शंस नहीं निकले हुए हैं, मतलब सीधा का सीधा ऐसा पाइप है। दूसरी बात करें अपन इधर सिरों की, तो सिरें जो होती हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह से कपाट बने होते हैं, वन साइडेड होते हैं जनरली। तो ये कपाट क्या करते हैं इसमें, अब देखो एक चीज और है, जैसे इसमें कपाट नहीं है, किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, तो इसमें ब्लड फ्लो क्या होगा, फास्ट होगा, और इसमें ब्लड फ्लो क्या होगा, धीरे होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि धमनियां जो होती है उनमें रुधिर जो है वो फास्ट बहता है और इनमें जो है वो रुधिर कैसा होता है, स्लो बहता है। तो फिर उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है, वो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा महाधमनी होती है। और उधर वेन्स में सबसे बड़ी वेन्स कौन सी होती है, वेना केवा होती है। टॉपिक है हृदय की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बात करें अपन इसमें ह्यूमन हार्ट की बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब है कि आरएचबी टाइगर ने जो फाइब्रिनल सिस्टम दिया था उसमें वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें, कोडेट्स की अगर बात करें तो उनमें थोड़ा सा इस तरह से फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। बात यहाँ से करते हैं, फिशिस जो होती है मछली वर्ग वाला है, एम्फीबिया जो है वो मेंढक वाला वर्ग है, रेप्टाइल्स जो है वो सरीसृपों का वर्ग है, और फिर उसके बाद में जो बर्ड्स आते हैं उनमें सभी एविस बर्ड्स होते हैं, और फिर उसके बाद में मैमल्स होते हैं वो स्तनधारी होते हैं। बात करें आप डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो हृदय जो होता है, फिशिस जो होती है, जो मछलियां जो होती है उनमें इसका हृदय जो होता है वो टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। उसकी बात करें उसमें एक आलिंद होता है और एक नीले होता है। उसका टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक निलय होता है। आलिंद में जो है वो ब्लड आता है और निलय से ब्लड जाता है। सही अगर में कहा जाए तो इसके अंदर जो है इसके हृदय में वो मिक्स ब्लड रहता है। कुल मिलाकर के बात करें कि यहाँ से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो बाहर जाता है, कहाँ, गिल्स के पास। ये होते हैं इसके गिल्स। अब इन गिल्स में जाता है और गिल्स में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वहां से प्योर होकर के कहाँ जाता है, यहाँ पूरे सिस्टम में जाता है। पहले ये बॉडी है इसकी, और बॉडी में जाने के बाद में यहाँ से इम्प्योर होता है और इम्प्योर होने के बाद वापस से हृदय के अंदर आता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो फिशिस जो ग्रुप होता है उसके अंदर हृदय जो होता है उसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। ये मान लेते हैं इनका हार्ट है, फिशिस जो ग्रुप है, मछली जो वर्ग है उसका ये है हार्ट है। हार्ट में क्या होंगे, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा, एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। निलय से जो है वो ब्लड जाता है इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, गिल्स के पास जाता है, उसके फेफड़े जो उसके गिल्स होते हैं, गलगड़े जो होते हैं उनके पास जाता है, और गिल्स से निकलकर वहां से क्या होता है कि जैसे पंपिंग की थ्रू जो होती है वहां प्योर होता है ब्लड, ऑक्सीनेटेड होता है, ऑक्सीनेटेड होने के बाद में कहाँ जाता है, उसकी पूरी
बॉडी में जाता है और बॉडी में होल बॉडी में ऑक्सीजन देने के बाद में कहाँ आता है, हृदय के अंदर आता है, हृदय में एट्रियम में आकर के वहां पर स्टोर होता है, फिर उसके बाद में वापस से इस तरह से साइकिल चलता रहता है। ये किसके लिए है, फिशिस के लिए। फिर दूसरी बात करें अपन एम्फीबिया समूह के लिए, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करें जिनमें हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है वो 3 चेंबर्ड होता है। 3 चेंबर्ड हार्ट की स्टोरी इस तरह से होती है कि ये मान लेते हैं उनका हार्ट है, हार्ट में क्या होंगे, 2 एट्रियम होंगे, 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा। समझ आ गई बात। आलिंद जो है वो उसमें 2 होंगे, एक लेफ्ट सॉरी इसका राइट एट्रियम होगा और एक लेफ्ट एट्रियम होगा और वेंट्रिकल इसमें एक ही होता है। कुल मिला के बात ये है जो इसका लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, अपन देखो बायोलॉजी के जो डायग्राम बनते हैं, जिस तरफ अपन इस तरह से देखते हैं तो जो अपनी तरफ लेफ्ट होता है वो राइट होता है, मतलब कुल मिलाकर के डायग्राम उल्टे होते हैं। तो इस तरह से कौन सा आता है अपना लेफ्ट है, तो इधर क्या करेंगे अपन, इसका राइट पार्ट है और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट है। अब देखो इन जो एम्फीबिया जो समूह है उसके जो हार्ट है वो इस तरह से होता है, इसमें 3 चेंबर्ड होता है, इसमें 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, मतलब 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। इससे जो है आलिंदों से रुधिर आता है और निलय में आकर के मिक्स होता है। इसमें मिक्स होने के बाद में कहां जाता है, पूरे सिस्टम के अंदर जाता है और सिस्टम के अंदर जाने के बाद में वापस एट्रियम और सॉरी एट्रियम के अंदर आता है। अब देखो बात राइट एट्रियम की करें तो राइट एट्रियम जो होता है, हृदय जो होता है सॉरी इसका राइट जो आलिंद जो होता है उसके अंदर जो हृदय रुधिर जो है वो कैसा होता है, इम्प्योर, और लेफ्ट वाला जो होता है उसके अंदर प्योर होता है। समझ आ गई बात। फिर से देख लें एक बार, जो राइट वाला जो पार्ट है उसके अंदर कौन सा होगा, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वाले में कौन सा होगा, प्योर ब्लड। जो इस तरह से जो है सिस्टम के अंदर से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा होता है वो कहां जाएगा, राइट वाले पार्ट में, और राइट वाले पार्ट में जाकर कहां जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद में जो है वो यहां से जैसे इसके गिल्स वगैरह जो होंगे, इनके फुफ्फुस जो होंगे, इनके लंग्स वगैरह जो होंगे, वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वाले पार्ट में, और लेफ्ट वाले पार्ट में कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब दोनों से ब्लड जो है वो कहां जा रहा है, यहां से निकलेगा और यहां से निकलने के बाद में ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और फिर वापस से। तो कुल मिलाकर के अपन ये कहें कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो समूह है, जो ग्रुप है 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो ग्रुप है उसके अंदर ब्लड कैसा होता है, वो सॉरी हार्ट जो है वो 3 चेंबर्ड होता है, और 3 चेंबर्ड में क्या होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, और इनसे जो ब्लड बहता है वो मिक्स ब्लड बहता है, प्योरली ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग नहीं बहते, प्योरली मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद में होल बॉडी के अंदर जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि क्रोकोडाइल जो ग्रुप है उसकी बात करें, बड़ा ग्रुप है क्रोकोडाइल्स का, वो उन सभी के अंदर जो है वो क्या होता है, 3 चेंबर्ड नहीं होने की बजाय उसमें क्या होता है, 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। तो ये एक्सेप्शन थोड़ा जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछते हैं इस तरह से लाइन बना देते हैं कि बिना किसी अपवाद के, विदाउट एक्सेप्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिना अपवाद के कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें आता है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स समूह होता है उनमें सभी में 3 चेंबर्ड हृदय होता है, तो सभी में नहीं होता है क्योंकि इसके एक्सेप्शंस होते हैं कौन, क्रोकोडाइल्स। समझ आ गई बात। फिर उसके बाद बात करते हैं बर्ड्स और मेमल्स ग्रुप की बात करते हैं, उनके अंदर कैसा होता है हार्ट, उनमें 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, और 4 चेंबर्ड जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, उसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि इस तरह से 4 चेंबर्ड जो हार्ट होता है वो इस तरह से होता है। इसमें 2 ऊपर वाले क्या होते हैं, एट्रियम, एट्रियम कहे तो अपन आलिंद, और नीचे वाले 2 ग्रुप जो 2 ये हैं चेंबर है उनको क्या कहेंगे अपन, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब निलय। कुल मिलाकर के एट्रियम में जो है वो ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से निकल कर जाएगा। अब अपन बात करते हैं डिटेल स्टडी ह्यूमन, टॉपिक है मानव हृदय। अपन डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, स्पीशीज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स की बात कर चुके थे अपन। तो वहां पर किसी में 2 चेंबर्ड, 3 चेंबर्ड और 4 चेंबर्ड जो हार्ट है, तो 4 चेंबर्ड हार्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन कि 4 चेंबर्ड जो हार्ट होता है उसमें 2 एट्रियम, 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। समझ आ गई बात। जो ऊपरी भाग, ऊपरी वाले जो कोष्ठ होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले क्या कहते हैं अपन, निलय कहते हैं। समझ आ गई बात। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना, जो अपना हृदय है वो मिडिल मीडियस्टर्न है, मतलब कहें कि अपनी जो स्टर्नम वाला पार्ट है उसमें हल्का सा लेफ्ट की तरफ होता है। समझ आ गई बात। इसकी जो शेप है वो बंद मुट्ठी के समान होती है। अब जिस व्यक्ति में जितना एज होती है उसके अकॉर्डिंग जितनी अपनी मुट्ठी बना सकता है उसके आकार की उसकी साइज होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी मुट्ठी के बराबर, मतलब खुद की मुट्ठी के बराबर उसमें क्या होता है, उसकी शेप होती है। ये जो हृदय होता है उसमें बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, जो आवरण इस हृदय से इनके बीच में, जैसे ये हृदय है इसमें बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाएगा जो इसके हृदय है और उस आवरण के बीच
पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं अपन। समझ आ गई बात। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो बाहरी आधार जो एक्सटर्नल शॉक जो होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो डायरेक्ट इन पर अटैक होने से बचाता है। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद बात करें जो हृदय जो है वो 4 कोष्ठकों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद हो गए, 2 नीडर हो गए। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में आप बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन देखेंगे तो आलिंद जो है वो दोनों आपस में सेपरेट होते हैं। किसके द्वारा? आलिंद इंट्रा जो अंतर आलिंद पट्ट जो होता है, इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टा जो होता है, उसके द्वारा आपस में एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट होते हैं। इसी प्रकार से निलय जो होते हैं वो निलय भी क्या करते हैं, दोनों से इंट्रा या अंतर निलय पट्ट जो होता है उनसे अलग होते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा से अलग अलग होते हैं। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से ये जो दोनों हैं, दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट वाले जो एट्रियम और वेंट्रिकल जो है, आलिंद और निलय जो है, वो भी क्या करते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। वो किससे होते हैं? इंट्रा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम अंतरा आलिंद निलय पट्ट की सहायता से एक दूसरे से अलग होते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें और अंदर की तरफ देखें तो इनका जो सेप्टम जो होता है उनमें राइट वाला जो पार्ट होता है, उस राइट वाले पार्ट में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। इसका मतलब कहें को हिंदी में त्रिवल्ली कपाट कहते हैं। समझ आ रही बात। ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? त्रिवल्ली कपाट। अब देखो इनकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना। जैसे ही मान लेते हैं कि ये ब्लड जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो ये क्या काम करते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं। ट्राइकस्पिड का मतलब ये हो गया। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व कुछ इस तरह से होते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे से आलिंद निलय जैसे संकुचन करेंगे तो वापस ब्लड आलिंद में नहीं आ जाए, निलय संकुचन करेंगे तो वापस आलिंद में नहीं आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं? ये कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो जैसे ही नीचे से प्रेशर पड़ता है तो इस आकर के ये सेट हो जाते हैं। अदरवाइज कैसे रहते हैं? कुछ इस तरह से रहते हैं। समझ में आ गई बात। ये किसकी बात हो रही है? ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिवल्ली कपाट की बात हो रही है। त्रिवल्ली कपाट क्या करते हैं? इस तरह से खुले रहते हैं। आलिंदों से निलयों में ब्लड चला जाता है, लेकिन निलयों से वापस आलिंदों में जैसे ही ब्लड आने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं? ये इस तरह से इसको कवर कर देते हैं। समझ आ गई बात। तो वापस बैकफ्लो को रोकते हैं। इसी प्रकार से अपने जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाले पार्ट में ट्राइकस्पिड वाल्व थे वो बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, मतलब इसमें द्विबलन होते हैं इस प्रकार से। और जैसे आलिंदों से निलयों की तरफ जाता है तो उस टाइम पे इस तरह से रहते हैं, तो आलिंदों से निलय में ब्लड चला जाता है, लेकिन जैसे ही निलयों से आलिंदों की तरफ ब्लड जाता है तो इस तरह से ये लॉकिंग हो जाती है। समझ आ रही बात। अब ये वापस ऊपर की तरफ नहीं चले जाए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ऊपर नहीं चले जाए, इसके लिए क्या करते हैं? ये नीचे फाइबर से जुड़े रहते हैं और इनकी हृदय की जो इंटरनल पार्ट होता है, वाल्व जो होती है, उससे क्या होते हैं? ये जुड़े रहते हैं, कैपिलरी मसल्स से जुड़े रहते हैं। समझ आ गई बात। इसी प्रकार से फिर इसकी बात करें तो राइट जो एट्रियम जो पार्ट है, जो राइट वाला जो पार्ट है, राइट वाले पार्ट में अपने क्या होता है कि डीऑक्सिनेटेड ब्लड इसमें प्रवाहित होता है, और जो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर कौन सा होता है? प्योर ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। समझ आ गई बात। अब देखो राइट वाला जो पार्ट है उसके अंदर कुछ इस तरह से होती है, जो इसके अंदर ब्लड लेकर के आ रही है राइट एट्रियम के अंदर, जो दायां जो आलिंद है उसके अंदर जो ब्लड लेकर के आएगी उसको क्या कहेंगे अपन? उस नलिका को क्या कहेंगे अपन? महाशिरा कहेंगे। जो क्या करेगी? इम्प्योर ब्लड लेकर के आएगी। कहां से? बॉडी से इम्प्योर ब्लड आकर कहां डालेगा? इसके अंदर डालेगा। समझ आ गई बात। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन निलय की। ये वाला जो निलय है उसके अंदर से ब्लड डायरेक्ट इसमें आता रहता है, और यहाँ से एक नलिका निकलती है जो डीऑक्सिनेटेड ब्लड कहां लेके जाएगी? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो कहां लेके जाएगी इसको? अभी लेके जाएगी लंग्स के पास में। लंग्स के पास में जाकर क्या होगी? प्योर होगी। तो ये इस नलिका को क्या कहेंगे अपन? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। ये वाली जो धमनी है वो क्या करेगी? यहाँ से जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जो था, डीऑक्सिनेटेड जो ब्लड था, उसको कहां लेके जाएगी? लंग्स के पास लेके जाएगी। अब लंग्स के पास लेके जाएगी तो क्योंकि अपन रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग के दौरान जो है वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 जनरली ऐसे बाहर छोड़ते हैं अपन। तो जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ऑक्सीजन अंदर जाकर के क्या करती है? वो उस ब्लड में मिक्स हो जाती है। जो यहाँ से इम्प्योर ब्लड जा रहा है वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। यहाँ से मिक्स होकर के ब्लड क्या करेगा? यहाँ से क्या करेगा? ऑक्सीनेटेड होकर के बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन मिल गई उसको, रुधिर को ऑक्सीजन होकर के कहाँ से आएगा? इधर से आएगा। तो लेफ्ट वाला जो एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा? तो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करेगा? इसके अंदर ट्रांसमिट होगा। तो जहां पर ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है उस नलिका को क्या कहेंगे अपन? पल्मोनरी ट्रंक या फुफ्फुसीय शिरा कहेंगे इसको। समझ आ गई बात। फुफ्फुसीय शिरा क्या करेगी? ये इसको ब्लड जो होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है, वो लंग्स से लेकर के यहाँ आ रही है। फिर उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा? आलिंद से निलय के अंदर जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? फिर महाधमनी के अंदर जाएगा। ये महाधमनी जो है वो होती है ऑक्सीनेटेड ब्लड को होल बॉडी के अंदर ले जाने वाली एक नलिका होती है। आगे जाकर के छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होकर के ये होल बॉडी को जो है, टिश्यू जो है, सेलुलर लेवल तक जो है ये इनका ब्लड का ट्रांसमिशन करती है। अब देखो इसके बाद में एक बात करते हैं अपन, ये तो हुई अपने एडल्ट ह्यूमन की बात होगी। जब एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर जो इंट्रा एट्रियल जो
होता है, उसके अंदर एक छोटा सा गर्त होता है, खांच होती है। ये गर्त जो होता है उसको क्या कहते हैं, फोसा ओवलिस। भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो होता है वो यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या होता है, एक होल होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, फोरामेन ओवलिस कहते हैं। मतलब यहाँ से ब्लड जाता है और यहाँ से ब्लड वापस चला जाता है इसके अंदर। समझ आ रही बात, ये इन दोनों का ब्लड जो होता है मिक्सिंग हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के कहे कि जो अपना जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो है वो दोनों आलिंदों का रुधिर जो है वो आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो और एडल्ट होने के बाद में क्या बनाता है, फोरामेन या फोसा ओवलिस। कभी कभार जो होता है वो ये साइनस जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, रंध्र जो होता है वो भरता नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि अपन बच्चे के दिल में छेद। समझ आ गई बात। तो ये इसकी कहानी। बात करें आगे अपन महाशिरा और फुफ्फुस शिरा, इधर नीचे बात करें अपन फुफ्फुस धमनी और महाधमनी की बात करें तो इनके जो ये वाले पार्ट होते हैं वहां पर सेमिलुनर वाल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं, वर्णचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये इसीलिए होते हैं जैसे ही ब्लड इसके अंदर आता है तो जैसे ही आलिंदों में कंप्रेस होता हो उस दौरान वापस ब्लड बाहर नहीं चला जाए, इसीलिए क्या होते हैं, ये सेमिलुनर वाल्व बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से नीचे भी यहाँ इसी सेम कंडीशन में होते हैं, जैसे ही नीले में कंप्रेस होता है तो वापस ब्लड जो होता है इसमें वापस डायस्टोल होता है, जब इसमें फैलाव होता है तो वापस जो है धमनियों से इसमें रुधिर जो है वापस नहीं आ जाए, इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये सेमिलुनर वाल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और देखने की बात है कि ये वाला जो है पार्ट, अपना जो राइट एट्रियम वाला जो पार्ट है उसके ऊपर पार्ट पर क्या पाए जाते हैं, ऐसे नोड पाया जाता है। यह एक स्व नियंत्रित इकाई है, क्योंकि अपना हृदय जो होता है, मन का जो हृदय होता है वो मायोजनित होता है, पेशीय जनित होता है। तो पेशीय जनित जो है ये नोड है, ऐसे नोड ये खुद अपने आप में जो संवेदना उत्पन्न करती है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जिसकी सहायता से ये वापस कहाँ देता है, ये एवी नोड जो है वो यहाँ पर इनको क्या देता है, संवेदना देता है, जिसकी वजह से ये ब्लड सॉरी ये जो हृदय है वो पंपिंग करता है। टॉपिक अपना मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हृदय की कार्यप्रणाली। देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट जो है वो उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हार्ट बीट और सेकंड है हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट की अगर बात करें तो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एसए नोड और एवी नोड की बात कर रहे थे। तो एसए नोड और एवी नोड जो होते हैं वो हार्ट बीट जो होते हैं, हृदय स्पंदन क्रिया को जो है वो नियंत्रित करते हैं। एसए नोड जो है इनमें मुख्य है। एसए नोड जो है वो स्वयं प्रेरित ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से इंड्यूस्ड होता है और इसमें क्या करता है, ये संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इनको क्या करता है, संवेदनाएं प्रभावित करता है। जैसे ही इसमें वाइब्रेशन या आवेग उत्पन्न होते हैं तो आलिंद जो होते हैं उनमें कंप्रेशन या रिलैक्सेशन होता है। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में यहाँ से ये इसके फाइबर निकलते हैं और फाइबर निकलने के बाद में कहाँ जाते हैं, एवी नोड के पास। और एवी नोड क्या करता है, एवी नोड जो होते हैं बंडल ऑफ हीज, यहाँ से छोटे छोटे इस तरह से दागिनुमा संरचनाएं निकलती हैं जो इस भाग में चलती रहती हैं। मतलब जो है नीले पट जो होता है उसके अंदर चलती रहती है। फिर वहां से छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं जिन्हें अपन पुरकीजे फाइबर कहते हैं, फाइबर और पुरकीजे कहते हैं, जो क्या करते हैं, नीलयों के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ये क्या हो गया अपनी हृदय स्पंदन। तो हृदय स्पंदन जो है वो कौन कौन से जो पार्ट हैं उनके द्वारा कंट्रोल हो रही है। पहला है एसए नोड, फिर उसके बाद में आ रही है इंट्रा एसए एवी नोड जो फाइबर है उनमें जा रही है, फिर उसके बाद में जा रही है एवी नोड में, फिर एवी नोड से कहाँ जा रही है, बंडल ऑफ हीज में जा रही है, बंडल ऑफ हीज से कहाँ जा रही है, फिर उसके बाद में नीलयों के अंदर जा रही है। तो इससे जो है ये एक मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो ये वाला जो है एसए नोड जो है वो एक स्वयं प्रेरित यूनिट इकाई है जो क्या करती है, 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार जो है वो पंपिंग करती है, इसमें आवेग उत्पन्न करती है। जैसे ही आवेग उत्पन्न करती है तो आलिंदों से क्या करता है, एसए नोड से एवी नोड में जाता है और एवी नोड से कहाँ जाती है, बंडल ऑफ हीज में, बंडल ऑफ हीज से कहाँ जाती है, फाइब्रोप्रोटीन की सहायता से नीलयों के अंदर जाती है। ये क्या हो गया अपना हृदय स्पंदन। बात करते हैं अपन हृदय चक्र की, कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल जो होते हैं इसके अंदर इस तरह से बात करते हैं कि जो हार्ट जो है वो ब्लड पंपिंग कहाँ कर रहा है, किस भाग में जा रहा है, उसको क्या कहेंगे अपन, हृदय चक्र। देखो इन दोनों में थोड़ा फर्क है, समझने की कोशिश करना। जो हृदय स्पंदन जो है उसमें क्या कर रहे हैं, एसए नोड ने आवेग उत्पन्न करे, एवी नोड को दिए, एवी नोड से आगे कहाँ जा रहे हैं, बंडल ऑफ हीज में जा रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन फाइबर में जा रहे हैं। यहाँ पर ब्लड का फ्लो होने का कोई रोल नहीं है। अपन जो अलग पढ़ रहे हैं इस हृदय स्पंदन को, इसमें यहाँ पर ब्लड का कोई रोल नहीं देखा है अपन ने। बात करते हैं अपन आगे, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उस क्रिया को क्या कहेंगे अपन, हृदय चक्र कहेंगे। हृदय चक्र की क्रिया जो होती है वो किस तरह से होती है, देखो जैसे ही जो होती है इसमें हृदय जो होता है 4 चैम्बर होता है। अपन पहली बात कर चुके हैं कि लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर
ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, और राइट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। फिर उसके बाद में जो है वो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर से यहाँ से जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसका जो लेफ्ट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे सिस्टम के अंदर जाता है। पूरे सिस्टम के अंदर जाता है तो कौन सी नलिका लेकर के जाएगी, महाधमनी सिस्टमिक आर्टरी लेके जाएगी। सिस्टमिक आर्टरी जो है वो कहाँ लेके जाएगी, और बॉडी के अंदर लेके जाएगी, और यहाँ पर ये जाने वाला जो होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है कंपैरेटिवली CO2 ज्यादा होगी इसके अंदर। समझ आ गई बात? तो ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो क्या होगा, सिस्टम में जाएगा और टिश्यूज लेवल तक इसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने के बाद में जो है वो कहाँ जाएगा, वो वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो एकत्रित होकर कहाँ जाएगा, महाशिरा में। समझ आ गई बात? अब ये महाशिरा जो है वो ब्लड को कहाँ लेकर के आती है, राइट एट्रियम में लेकर के आती है। राइट पार्ट जो है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करवाता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ पर भी कैसा ही है, अभी भी वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो ऑब्वियसली बात है कहाँ जाएगा, ऑक्सीनेटेड होने के लिए। ऑक्सीनेटेड होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। तो लंग्स के अंदर जाएगा तो उसको ले जाने वाले आर्टरी जो नलिका होगी उसको क्या कहेंगे अपन, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, इसको लंग्स के अंदर लेके जाएगी। तो लंग्स से कहाँ आएगा, फिर उसके बाद ब्लड वापस लंग्स में प्यूरिफाई होकर के ऑक्सीनेटेड। अब जो है वो इसके अंदर कंपैरेटिवली CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, तो वो लंग्स में अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वहां से जो है ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन एक्सचेंज होने के बाद में कहाँ जा रहा है, ये पल्मोनरी जो वेन्स होती है उसके अंदर जा रहा है। पल्मोनरी वेन्स होती है वो कहाँ लेकर के आती है, इसको लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर के आती है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वहां कहाँ जाता है, वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वापस इसमें सिस्टमिक आर्टरी के अंदर जाता है। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो है जब ब्लड यहाँ से निकलता है और वापस यहाँ आता है, तो इस दौरान दो बार हृदय से निकलता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं अपन। देखिए समझने की कोशिश करना, यहाँ से ब्लड निकला वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड निकला, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद फिर वापस कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस कहाँ जा रहा है, सिस्टम में, और फिर उसके बाद में कहाँ आ रहा है, यहाँ राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में आने से पहले ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर दो बार मूव कर चुका है, इसीलिए क्या होगा, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और सबसे पेचीदा बात यही है कि अभी तक अपन ने जो डाइवर्सिटी में देखे थे, मोनो चेम्बर देखे थे, डाई चेम्बर देखे थे, ट्राई चेम्बर देखे थे, हार्ट देखे थे, उनमें जो है मिक्स ब्लड हो रहा था, कहीं पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोवाइड हो रहा था। अब यहाँ पर जो है वो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रूप से